हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण जो होता है वो क्या होता है, क्रांतिक कोण, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो क्या होती है। ठीक है, आज इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब लाइट किसी एक माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो अपने जो वास्तविक पाथ है उससे भटक कर, उससे मुड़कर दूसरी पाथ से मतलब दूसरे रास्ते में मुड़कर चली जाती है। ये हम लोगों ने देखा था, इसी को रिफ्रैक्शन हम लोग कह रहे थे। ठीक है, और क्या देखा था, अगर सघन से विरल में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती थी। जो रिफ्रैक्टेड रे होती थी वो अभिलंब से दूर की ओर चली जाती थी, और अगर विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो वही आज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये एयर है और ग्लास, हम लोगों ने दो माध्यम लिया है। एयर है रेयर मीडियम, ग्लास है डेंसर मीडियम। यहाँ ऑप्टिकल रेयरिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये रेयर, ये डेंसर है। यहाँ देखिए, ये जो पीली कलर की लाइट है ये आई एंगल पर जब हम लोगों ने इंसिडेंट कराया सरफेस ऑफ सेपरेशन पर, ठीक है, ये है आपतित किरणें। तो ये वर्तन के बाद यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद अभिलंब से दूर की ओर मुड़कर चली गई। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो रही है, इसका वास्तविक पाथ ये था बट ये दूर मुड़कर चली गई, अभिलंब से दूर। अब यही मैं अगर बात करूं कि अगर मैं इसका कोण, ये जो एंगल बना रहा है, इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, इसको अगर मैं बढ़ा दूं तो, अगर मैं इतना कर दूं तो, अगर इतना हो जाए तो क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो रिफ्रैक्शन के कारण जो एंगल बन गई है वो भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये जो अगर मैं इस तरीके से करूं, इतना मैंने बढ़ा दिया एंगल, तो ये भी बढ़ जाएगी, मतलब ये भी बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो बन रही है इंसिडेंट रे से एंगल, इसके कारण क्या होगा, जो कोण बन रही है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा एक समकोण बन जाएगा। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो देख रहे हैं आप लाल कलर की, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये सरफेस ऑफ सेपरेशन से सटती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ग्रेज करती हुई जाएगी, इसे ग्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेज करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है, इस एंगल के कारण जब रिफ्रैक्शन एंगल जो बन रहा है उसकी वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, तब उस एंगल को, उस इंसिडेंट रे से बने एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, थीटा सी। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा, देखिए, जब रिफ्रैक्शन हो रही थी, ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल नहीं था, तब क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो छोटा था क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा था उस समय, लेकिन अब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है इंसिडेंट रे का एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। देखिए, अब मैंने क्या किया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है इसको मैंने और बढ़ाया, मतलब अब मैं एंगल को बढ़ा के इतना कर दिया। तो अब क्या होगा, अब भी वही घटना होगी, अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगी और इस तरीके से मुड़ के चली आएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लाइट है, लाइट जो है इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है, आंतरिक परावर्तन हो चुका है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। ये देखिए,
और जो रिफ्रैक्शन के कारण जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री से बड़ी हो चुकी है, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रेस से जो एंगल बन रहा था वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इस तरीके से हो जाती है। तो ये जो घटना हो रही है, ये घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि इससे टकराकर वापस मुड़ के उसी माध्यम में चली आ रही है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंटरनल क्यों कह रहे हैं हम इसको? उसी माध्यम में हो रहा है, रिफ्लेक्ट उसी माध्यम में हो रहा है, ये भीतर ही हो रहा है रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसलिए इंटरनल हो गया। अब टोटल क्यों कह रहे हैं? टोटल क्यों कह रहे हैं? टोटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लाइट है, लाइट जो है वो पूरी की पूरी जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक भी किरण, लाइट का एक भी किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग इसे टोटल भी कहते हैं। तो इसका पूरा को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे जब रिफ्लेक्शन, यहाँ पे देखिए एक ये ब्लू कलर की एक बॉडी है, समझ लीजिए, तो ये हम लोगों को ब्लू कलर की क्यों दिख रही है? हम जानते हैं या फिर सुने होंगे प्रकाश जो है वो 7 डिफरेंट कलर की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो 7 किरणें आती हैं उससे सिर्फ ब्लू कलर की लाइट इस बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है, और बाकी के कलर, बाकी के 6 कलर जो है इस बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, इस बॉडी ने बाकी के 6 कलर एब्जॉर्व कर लिए, और सिर्फ ब्लू कलर की रे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की रे ही रिफ्लेक्ट हुई, जिसके कारण ये बॉडी हम लोगों को ब्लू दिख रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ किरण जो है एब्जॉर्व हो गई और कुछ किरण जो है रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इसलिए हम इसको टोटल नहीं कहेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? हर किरण, ठीक है, एवरी रे इज रिफ्लेक्टेड, इसलिए हम लोग इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो देखिए पहला जो कंडीशन है कि वो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होगी और सरफेस ऑफ सेपरेशन को टकराएगी रेयर मीडियम के, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ डेंसर लेना पड़ेगा और ऊपर रेयर, तो डेंसर मीडियम से ही लाइट इंसिडेंट होगी, ना कि रेयर मीडियम से इंसिडेंट होगी, ठीक है, डेंसर मीडियम से ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं ये अभिलंब है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लाइट अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो आप कितना भी इसका एंगल कर लें, आप जो है इंसिडेंट रे का एंगल कितना भी कर लें, ऐसे कर लें, तो भी ये जो है अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी, और कभी भी 90 डिग्री का एंगल इससे नहीं बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना रेयर से डेंसर की ओर जब आपतित हो रही है किरण, रेयर से डेंसर की ओर जब गमन कर रही होती है किरण, तो उस समय ये घटना हम लोग को नहीं दिखेगी। हम लोग को तभी दिखेगी जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रकाश गुजरे, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर गुजरे, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से आती है तो अभिलंब से दूर मुड़ के चली जाती है। तो अब एक ऐसा कंडीशन आता है जब वो ग्रेज करती हुई, सरफेस को ग्रेज करती हुई चली जाती है, ठीक है, तभी हम लोग ये कह रहे हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए इंसिडेंट रे, ठीक है। ये होगी हम लोग की पहली कंडीशन। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने एक एयर लिया, एक ग्लास लिया या फिर वाटर लिया, जो भी लिया, तो इन दोनों के लिए जो हम लोग का क्रिटिकल एंगल है, एक कैलकुलेशन होता है जिससे हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो क्रिटिकल एंगल है उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये है क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो इससे जब तक बड़ा नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो ये हम लोग का सेकंड कंडीशन है। अब नेक्स्ट चीज़ समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट है लाइट की रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ की। ठीक है, तो ऊपर रेयर नीचे डेंसर होता है। तो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उसको इंसिडेंट एंगल कहे हम लोगों ने, एंगल आई से रिप्रेजेंट किया। और जो रिफ्रैक्शन के कारण जो एंगल बना उसको कहा हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट किया। ठीक है, ये देखिए आर से हम लोगों ने डिनोट किया इसे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस पास से वो जा रही है, यहाँ पर हम लोगों ने डेंसर से रेयर की ओर लाइट गमन करी है, तो जिस पास से जा रही है तो लाइट भी वापस भी उसी पास से आती है। मतलब अगर हम लोग अभी तो हम लोगों ने डेंसर से रेयर की ओर लाइट को भेज रहे हैं, तो अब हम लोग रेयर से डेंसर की ओर लेकर आए लाइट को, मतलब रेयर से डेंसर की ओर इंसिडेंट करवाएं इसी एंगल से, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी तुरंत बना था हम लोगों का, उसी एंगल से अगर इसी पाथ से हम लोगों ने इंसिडेंट करवाया तो जो रिफ्रैक्शन के कारण इस माध्यम में डेंसर मीडियम में जो बनेगा एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले था, पहले का केस का एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी का बराबर में बनेगा। मतलब कि सीधी सी बात है, आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो आपने जिस पाथ को फॉलो किया था पहले, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस भी आ जाएंगे। तो अगर उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब एंगल भी आप सेम ही बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले देख रहे थे ग्लास से एयर की ओर जा रहा था, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था। तो ऊपर में आया साइन आई, नीचे में आया साइन आर, ये आया। अगर हम लोग एयर से ग्लास की ओर आ रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर साइन आर ऊपर में, नीचे में साइन आई हो जाएगा। ठीक है, नीचे में साइन आई। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो है ये ठीक इसका रिवर्स में है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास होगी। ठीक है, यह है हम लोग का कॉन्सेप्ट। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, यानी कि यहाँ पर एयर लेते हैं और ग्लास लेते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका एंगल है थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल के हैं। देखिए प्रकाश जो होती है वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का नेचर की होती है। यानी कि अगर हम इसी एंगल से अगर ग्लास से एयर की ओर इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, इसी एंगल से, ये थीटा सी एंगल से अगर ग्लास से एयर की ओर अगर हम लोग पास कराएं रे को, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ग्रेज करते हुए चली जाएगी। ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा होता है कि अगर एयर से ग्लास की ओर हवा आ रही है, हवा ने जो लाइट आ रही है, और एयर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बने 90 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा दूसरे माध्यम में। रिफ्रैक्शन से जो एंगल बना वो क्रिटिकल एंगल का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में साइन 90 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नीचे में साइन थीटा सी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का ये वैल्यू। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वही बात है, एयर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है तो ग्लास से हवा की ओर जा रही है, क्रिटिकल एंगल बना थीटा सी। ठीक है, थीटा सी का क्रिटिकल एंगल बना तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। रिफ्रैक्शन के कारण जो एंगल बना वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर में साइन थीटा सी, नीचे में साइन 90 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए साइन 90 डिग्री का मतलब तो 1 है, तो हम लोग साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हम लोग लिख सकते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन से हम लोग साइन ऑफ थीटा सी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे,
साइन थीटा सी दोनों ही है, तो इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ये साइन थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहला माध्यम का है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ एयर। ठीक है, ये होता है। तो अगर क्रिटिकल एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल हम लोग को निकालना है, तो हमारे पास दिया हुआ हो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, इसको भूल जाइए। हम लोग लगाएंगे साइन थीटा सी बराबर 1 ये, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, जो सघन माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इक्वेशन लगाएंगे। और अगर हम लोगों को दिया हुआ है विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा देंगे उस समय। ठीक है, तो यही है हम लोग का पूरा इक्वेशन क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो पहला जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि डायमंड जो है, यानी कि हीरा जो होता है, वो ऑर्डिनरी ग्लास, सामान्य ग्लास से ज़्यादा चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरा एक प्रॉपर शेप का होता है। देखिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हीरा होता है एक प्रॉपर शेप का। ठीक है, तो उसमें जब लाइट जब आती है तो उससे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, लाइट हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो बनता है वो ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण हीरे के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो जाती है, जिससे कि प्रकाश जो है हीरे के अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स होते रहता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है, कैद एक तरह से हो जाती है प्रकाश, और वो ज़्यादा चमकने लगता है। ठीक है, वो ऑर्डिनरी ग्लास से ज़्यादा चमकने लगता है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। दूसरा जो केस है वो है मिराज का। मिराज यानी मरीचिका जिसको कहते हैं, या फिर मृग तृष्णा भी कहते हैं। तो देखिए, आप जब रेगिस्तान में जाते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, सामने कोई पेड़ दिखता है आपको। यहाँ पर हम लोगों ने नारियल का पेड़ लिया है। देखिए ड्राइंग ठीक हुई है कि नहीं पता नहीं, फिर भी मान लीजिए नारियल का पेड़ है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको इसका प्रतिबिंब जो है नीचे दिखता है हल्का सा हिलते हुए। ठीक है, उसी पेड़ का प्रतिबिंब आपको हिलते हुए दिखेगा। तो इससे क्या भ्रम होता है आपको कि नीचे जो है पानी है, पेड़ के आसपास पानी है। ठीक है, उसी के कारण उसका प्रतिबिंब बन रहा है, आपको ये भ्रम हो जाता है। तो ये जो घटना होती है ये मरीचिका कहते हैं। जब आप सामने जाएंगे तो सामने आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये घटना होती है मरीचिका की। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है उससे पहले आप समझ लीजिए कि रेगिस्तान तो बहुत गर्म इलाका होता है, सूरज की रोशनी पड़ते रहती है दिन भर। नीचे जो होती है बालू, उसके आसपास के जो हवा है वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। पर ऊपर ठंडी हवा होती है तो वो नीचे आ जाती है भरने के लिए। तो इस तरीके से एक लेयर बन जाता है, बहुत सारा लेयर बन जाते हैं हवा का। किसका? हवा का लेयर बन जाता है। तो ऊपर में जो होता है विरल, सघन, ऐसे सघन विरल माध्यम का जो है लेयर बन जाता है। ठीक है, सघन विरल माध्यम का एक तरीके से लेयर बन जाता है। तो जब ये लेयर बनता है तो इस पॉइंट से ऊपर से जो आपको किरण आती है, जो आपको जो इस पेड़ से टकरा कर जो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपके नज़दीक तक जो किरण पहुंचती है आपके आंखों तक, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचती है। देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट आते आते रिफ्रैक्शन हो रही है और एक ऐसे परत आती है
जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? देखिए ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है सघन माध्यम, हवा जो होती है ऊपर सघन होती है, नीचे क्या होती है, गर्म होती है बालू। अब बालू गर्म होती है तो उसका आसपास की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है, तो विरल माध्यम में बदल जाती है। तो ये जो सघन से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर हवा, लाइट जब आ रही है तो क्या होता है, ये अभिलंब से, ये अभिलंब है, इससे दूर मुड़ती चली जाती है, दूर मुड़ जाती है। देखिए धीरे धीरे परत जैसे जैसे चेंज हो रहा है, फिर से देखिए ये जो परत जैसे जैसे चेंज हो रहा है, देखिए उसी तरीके से ये रिफ्रैक्शन होते जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा कि पहले देखिए इस परत में एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था, दूसरे परत में रिफ्रैक्शन के बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। फिर अगले परत में जब वो पहुंचती है, अगले लेयर में जब पहुंचती है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ गया, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा उसका। तो ये एंगल बढ़ा, इसका मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ इस परत के लिए बढ़ गया। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट होता है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो उस समय क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर नीचे से ऊपर की ओर हवा मुड़ जाती है, हवा नहीं, नीचे से ऊपर की ओर लाइट मुड़ जाती है। अब ऊपर फिर से सघन माध्यम की ओर गया, सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या, विरल से सघन की ओर जा रही है तो मतलब अभिलंब की ओर मुड़ती हुई चली जाएगी। वो यहाँ पर हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ती हुई चली जा रही है, और इस तरीके से वो आपके आंखों तक पहुँच रही है, ठीक है। इस तरीके से वो आपके आंखों तक पहुँच रही है, और इससे क्या होता है, आप जो है उसी पेड़ का प्रतिबिंब आपको नीचे नजर आता है। देखिए फिर से ये आई रिफ्रैक्शन के बाद आपके आंखों तक, और इसी तरीके से आपको एक आभासी प्रतिबिंब, एक वर्चुअल इमेज जो है इस पेड़ का नीचे में बना हुआ प्रतीत होता है, नीचे हुआ बना हुआ दिखता है। अब क्या हो रहा है कि ये हिलती हुई क्यों दिख रही है, देखिए हवा जो है सूर्य की गर्मी के कारण और नीचे बालू है तो हवा गर्म हो रही है और वो ऊपर जा रही है, और ऊपर से नीचे सघन हवा आ रही है। तो ये कॉन्स्टेंटली होते रहता है, ये साइकिल होते रहता है, दिन भर चलते रहता है। तो इसी के कारण सघन विरल माध्यम में चेंज होते रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलती रहती है, और जो किरणें हैं वो भी बदलती रहती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद बदलती रहती है, जिससे आपको ये परछाई जो है आपको हिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपके भ्रम को बल देती है कि नीचे कोई पानी का स्रोत है, ठीक है। ये होता है मरीचिका का घटना, ठीक है। तो अब एक प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, बेस्ट है ऑप्टिकल फाइबर। हम लोग ऑप्टिकल जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पर फोटो है, देख ही सकते हैं आप। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो ग्लास, क्वार्ट्ज या फिर ऑप्टिकल ग्रेड प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की दरकार नहीं है, बस याद रख लीजिए इसकी बनी होती है। ये जो फाइबर है ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है, बहुत ही पतले होते हैं, सॉलिड पाइप होते हैं, ठीक है, सॉलिड पाइप के जैसे होते हैं, और बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबे होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बाहरी परत है ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और जो भीतरी परत यानी कि कोर है, बाहरी परत को क्लैडिंग कहते हैं, भीतर वाले जो आप देख रहे हैं वाइट कलर से वह कोर, ठीक है। तो बाहरी जो परत है वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, और जो भीतर में है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। यानी कि भीतर वाला जो परत है वो डेंसर होता है और बाहर वाला रेयरर होता है। तो अगर हम लोग इसके भीतर में जो किरण है, ऑप्टिक्स है, उसको इस तरीके से इंसिडेंट कराएं कि जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
फिर इस तरीके से होता है कि जो अगले आने वाले जो पोजीशन है उसके लिए भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसके लिए भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से ये क्रम चलते रहता है और ये बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है। अगर कोई मैसेज पहुंचाना हुआ हम लोगों को तो उसी लाइट के फॉर्म में हम लोग बहुत दूर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। चाहे आप केबल कितना भी मुड़ जाए तो भी आपको जो है सही इमेज, सही जो मैसेज है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। पहला यूज़ है मेडिकल साइंस एंड फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में। मेडिकल साइंस में यूज़ होता है इसका। मेडिकल साइंस में किसे, जैसे कि अगर किसी का फेफड़ा का स्टडी का इंटीरियर लंग्स जो होता है उसकी स्टडी के लिए या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम लोग आप ऑर्डिनरी आई, मतलब कि डायरेक्टली आप जिस अंग को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आप जिस अंग को नहीं देख पाएंगे उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स उस काम में यूज़ होता है देखने के लिए। अब नेक्स्ट है सेंडिंग सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग बहुत दूर दूर तक जो है एक सिग्नल को, कोई तरीका का सिग्नल जो लाइट के फॉर्म में हो उसको पहुंचाने में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल लेंस क्या होता है, लेंस का टाइप, लेंस के पार्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए